Hello, Simran. Thank you so much for joining the session. Thank you, Umair, Uh, for having me today. it's a long, long due, long awaited thing, but I think it's good that we are having right now. So before we starting and discuss about few things, you know the agenda. So basically, we are having this session ताकि हम ये देख सकें कि थ्रू आउट डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग रीजन्स के अंदर क्या क्या तरीके चल रहे हैं किस किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं सो पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट सो जस्ट फॉर द ऑडियंस इफ यू कैन जस्ट शेयर मी अबाउट यार कि क्या कर रहे हो व्हाट यू आर अप टू राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड देन विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड Sure. So basically, मैं सिंगापुर based हूँ. It's been 6 years. Um, मैं यहाँ पर हूँ and मैं originally India से हूँ. तो design was not my forte. Design मेरी education भी नहीं थी. तो मेरा basis engineering था. And then from engineering, I shifted towards design. वो बहुत लंबी journey है, but in short, it was more of like creative mind हमेशा था, पर टाइम अलाउ नहीं करता था क्रिएटिविटी के लिए और ओके फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत सारे चीजें होती है जब तुम एजुकेशन लेते हो और तुम ग्रेजुएट होते हो यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसका कुछ पता नहीं होता है कि क्या करना होता है एंड इट्स यूजुअल इन टर्म्स ऑफ एशियन कल्चर कि या तो तुम इंजीनियर बनोगे या तुम डॉक्टर बनोगे इट्स नॉट मच फ्रीडम ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट तो वही गुड यूजुअल राउट लिया 2 to 3 years काम किया टेक में उसके बाद अभी भी कर रही हूँ ऐसा नहीं है पर उसके बाद फिर स्लोली ड्रिफ्ट किया फिर मैंने 3 महीने का कोर्स किया एंड दैट्स व्हेन आई वेंचर्ड इनटू डिजाइन तो अभी 1 साल हो चुका है डिजाइन इंडस्ट्री में काम करते हुए एंड इट्स फेयरली न्यू मैं ये कहूंगी क्योंकि मेरा कंपटीशन काफी सारे एक्सपीरियंस लोगों से होता है काफी सारे लोगों जिन जो ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड रहा है पढ़ चुके हैं उन लोगों से होता है पर आई फील क्रिएटिविटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सेंस एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस हो सकता है बट क्रिएटिविटी इट्स समथिंग दैट फ्लोज तो उसी चीज को लेकर अब यूजुअली मैं टेक और डिजाइन को लेकर कंबाइन कर रही हूँ एंड आई रन अ डिजाइन स्टूडियो हियर इन सिंगापुर तो या फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट सिंगापुर में काफी सारे पर्सनल ब्रांडिंग कोचेस और बिजनेस ओनर स्टार्टअप जैसे मीस काफी सारे अब आजकल का ट्रेंड पे जा रहे हैं तो आई थिंक द कोर फॉर देम इज यूजुअली ब्रांडिंग एंड राइट नाउ मेरी टीम को सपोर्ट करती है परफेक्ट थैंक यू सो मच सिमरन फॉर दिस इंटरव्यू इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स जो एक छोटी सी चीज़ है जो अभी आपने हाईलाइट करी कि देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट डिजाइनिंग इज इजी ठीक है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग अप क्योंकि इन 2025 ऑनवर्ड्स वट एवर वी हैव अगर हम उसको एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें with regards to कि अगर वो जॉब करना चाहते हैं और they wanted to start something there's a thing कि they need to cope up with a lot of things before when we started off the AI is not that much into in a lot of things are doing with कि आपको अपनी research करनी पड़ती थी but now there are like a lot of AI tools so starting off the first question is will be like कि what do you think this AI boom is happening around because what I personally see, कि when the AI came up in the first place, a lot of people start liking it. But now we have a lot of AI going on, and as a matter of fact, एक normal आई बता सकती है कि भाई ये AI ish है या एक ये किसी artist ने generate किया है. And now people are still trying to cope up with the things कि यार ये AI based हो या ना हो. And there is a whole long discussion going on कि भाई एआई जब आ जाएगा तो उससे जो फील्ड्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी बट द पॉइंट इज कि डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हो सो व्हाट्स योर सेइंग ऑन दिस एआई थिंग इज इट समथिंग दैट यू थिंक यार आने वाले 5 साल में एज अ डिजाइनर नौकरियां खत्म हो जाएंगी या इज इट समथिंग कि जहाँ पे आप इसको अगर पॉजिटिवली यूज करोगे तो आपका फायदा करेगी बिल्कुल आई गेस जब मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी तब ऑलरेडी एआई वाला एरा था एंड इट्स स्टिल ऑन गोइंग तो एआई इज डेफिनेटली अ टूल जो हमारे एग्जीक्यूशन में हमें हेल्प करता है हमारे ऑटोमेशन में हेल्प करता है जब वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था आई गेस तब सभी लोग उस पे लाइक अपना समरी वर्जन या शॉर्ट वर्जन या शॉर्ट आंसर्स के लिए यूज कर रहे थे पर अब डिजाइन के इतने सारे टूल्स हो गए एज अ डिजाइनर आई फील लाइक कि अगर यूज भी करना है तो कौन सा यूज करना है
सो इट्स मोर ऑफ लाइक एजुकेशन लैकिंग है एआई टूल को कैसे अच्छे से यूज किया जाता है। टूल्स वहां पर है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर इट्स मोर ऑफ यूटिलाइजेशन। और अगर डिजाइन में बात करें तो अगर हम अपनी क्रिएटिविटी एआई को दे देते हैं तो बेसिकली एआई बिकम्स द मास्टर और हम लेबर बच जाते हैं। तो वो जो एक गैप है, या वो एक कमांड है एआई को एज अ डिजाइनर, हमें वो चीज नहीं देनी चाहिए उन्हें। वी शुड स्टिल हैव द क्रिएटिविटी, वी शुड स्टिल हैव द पावर टू क्रिएट समथिंग और टू थिंक अबाउट समथिंग। और बेसिकली एआई को हम एग्जीक्यूशन के लिए या ऑटोमेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो आपके जवाब को मैं समझाऊं वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टोटली डिपेंडेंट हो एआई टूल्स के लिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप उसको किस तरीके से समझ सकते हैं एंड हाउ दे कैन हेल्प यू इन द ओवरऑल प्रोसेस। बिकॉज अगर आप उससे सारी चीज़ें करवाने को कहेंगे तो उसकी एक लिमिटेशंस भी हैं और उसके ऊपर रिजल्ट थोड़ा सा अलग तरीके से है। Totally agree with the point. The next thing that came up in my mind, and उसके ऊपर आप काफी और बहुत सारे designers अब इस चीज की तरफ आ रहे हैं, that is personal branding. Now, a lot of people don't understand that thing way before. ठीक है, but now there is a overall कह सकते हैं एक पूरी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है, डिजाइनर्स एंड एजेंसीज हु आर गिविंग दिस क्या कहते हैं फैसिलिटी और सर्विसेज टू अदर प्रोफेशनल्स के यू कैन रीब्रांड योर प्रोफाइल, यू कैन रीब्रांड योर लिंक्डइन। तो what is this all about? Like, is it something that is helpful, number one? And किस तरीके से ये लेके चलते हैं? अगर आप किसी फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ मैं एक डिजाइनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लिंक्डइन ब्रांडिंग या रीब्रांडिंग जो है सर्विसेज देना चाहता हूँ। सो व्हाट्स द की प्रोसेस यार, किस तरीके से जाना चाहिए? डू यू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स डायरेक्टली, और हाउ यू डू दैट, ताकि लोगों को पता चल सके यार कि चलो ठीक है, दिस इज अ फील्ड, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस फील्ड के अंदर भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होंगे, कि व्हाट आर द सर्विसेज आर यू प्रोवाइडिंग, आर दी सर्विसेज फेयर इनफ? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं होता होगा कि यार सिर्फ एक लिंक्डइन का बैनर या एक लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन करके दे दो। तो ये देयर शुड बी अ प्रॉपर सर्विस पैकेज जो प्रोवाइड होता होगा कि यार इस तरीके से। और फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर है, अगर उसका कंटेंट या उसकी कोई भी चीज उसको नहीं पता ब्रांडिंग के बारे में इतना, तो हाउ यू एजुकेट दैम? सो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इफ यू आर डूइंग द लिंक्डइन रीब्रांडिंग और ब्रांडिंग थिंग? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा पूरा बिजनेस लिंक्डइन से आता है। तो आई गेस आई एम डेफिनेटली इन अ पोजिशन जहाँ मैंने अब बीइंग 1 year इन दिस बिजनेस प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं। तो डेफिनेटली लिंक्डइन इज अ प्लेस जहाँ पे डिसीजन मेकर्स है, जहाँ पे सीरियस ऑडियंस है। एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए, पर वहां पे कन्वर्जन वर्सेस लिंक्डइन का कन्वर्जन बहुत फर्क है। इट्स अप टू लाइक 50% फर्क होगा कि लिंक्डइन पे आपका कन्वर्जन ज्यादा आएगा। अब आते हैं, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग या एज अ डिजाइनर आप पर्सनल ब्रांडिंग पिच कर रहे हो, तो वो करने से पहले आपको खुद की ब्रांडिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को ब्रांड कर सकते हो तो बेसिकली आपको फिर वही चीज रेप्लिकेट करनी किसी दूसरे के लिए। डेफिनेटली वो कस्टमाइज उसके नीश के हिसाब से होगा, पर आपको खुद को ब्रांड करना डेफिनेटली आना चाहिए। आप एक अच्छे डिजाइनर हो सकते हो, पर आपको एक अच्छा कंटेंट मार्केटर भी बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा लिंक्डइन पे। तो अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है, लिंक्डइन पे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं। हम्म। तो अब आपको डिजाइनर्स अलग अलग लेवल के मिलेंगे। तो बिगनर लेवल के होंगे जो सीख रहे हैं, जो ओपन टू वर्क है, जो फ्रीलांस वर्क मिल रहे होंगे। फिर आपको उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल के लोग मिलेंगे जहाँ पे वो अपनी एजेंसी चला रहे हैं या अपने टीम पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रो लेवल मिलेंगे जो फुल फ्लेज एक ब्रांडिंग एजेंसी या बड़े ब्रांड्स चला रहे हैं, हम्म। जो और डिजाइनर्स को हायर करते हैं। तो काफी सारे वेराइटी के लोग आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। अब आते हैं प्रोस पे, जिस पे हम बात करेंगे कि जैसे मैंने मेंशन किया कि एक तो सीरियस ऑडियंस है। दूसरी चीज लिंक्डइन पे ये होता है कि आप जितना भी कंटेंट पुश कर रहे हो ना, लोग उस पे एक्शन ले रहे हैं। अगर आपने एक डिजाइन बनाया या आपने कुछ शोकेस किया, वो लोग पढ़ेंगे और उसमें फीडबैक भी करेंगे। वेयर एज अगर इंस्टाग्राम पे या और अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या अगर बिहेंस पे पोर्टफोलियो बना रहे या फाइवर पे हो, वो बहुत ज्यादा वन साइडेड है। आपने कंटेंट पुश किया, दैट्स इट, बहुत ज्यादा फीडबैक नहीं आएगा। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको ग्रो करना और अगर आपको फीडबैक बेस्ड ग्रो करना है, क्योंकि लोग एक्चुअली आपके डिजाइन को
मैं ये नहीं बोलूंगी क्रिटिसाइज करते, तो वो फीडबैक देंगे कि ये अच्छा है या नहीं है, या हमें इस तरीके की चीजें और देखनी है। तीसरी चीज है कि जब आप ब्रांडिंग कर रहे हो, डेफिनेटली एंगेजमेंट बहुत ज्यादा की है लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे सिर्फ कंटेंट डालने से नहीं होता, आपको एंगेज करना पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ती है। तो कंटेंट डालने से आपका अथॉरिटी डेफिनेटली बिल्ड होगा, आप एक ऐसे डिजाइनर स्टैंड आउट करोगे, पर कम्युनिटी से आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे और वहां से आप लीड्स ला सकते हो। अब चौथी चीज आ गई कि आप स्टैंड आउट कैसे करोगे, क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप लिंक्डइन बैनर बना रहे हो, हम्म 10 और जने 10 और डिजाइनर्स बैनर बना रहे हैं, ठीक है, आपके कलर्स फर्क हो सकते हैं, आपका थोड़ा डिजाइन लेआउट फर्क हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिकली यूएसपी बताना है कि क्या फर्क है। तो फॉर एग्जाम्पल, एज ए डिजाइनर यूजुअली हम लोग पिच करते हैं कि डिजाइन अच्छा है, पर आपको उससे आगे जाना है। वो कन्वर्ट कैसे करें, क्या ये डिजाइन आपको अच्छे लीड्स लेकर आया? अगर मैंने किसी क्लाइंट के लिए कुछ किया है तो उसको बोलो लिंक्डइन पे टेस्टिमोनियल देगा या केस स्टडीज करेगा। तो केस स्टडीज बहुत अच्छा चीज है जो लोग लिंक्डइन पे वैल्यू करते हैं, और वहां से कन्वर्जन भी किया जाता है। तो आई गेस फॉर डिजाइनर्स मेरा ये सजेशन रहेगा कि उनको एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करना चाहिए किसी के लिए भी जो कन्वर्ट करता है। हम्म कुछ भी XYZ मेट्रिक्स आप ले सकते हो, आप नंबर ऑफ फॉलोअर्स ले सकते हो, एंगेजमेंट ले सकते हो, नंबर ऑफ लीड्स ले सकते हो, या कुछ भी या नंबर ऑफ इम्प्रेशंस जो आजकल हम्म लिंक्डइन के मेट्रिक्स चल रहे हैं। कॉन्स की बात करेंगे तो आई गेस एक चीज है कि अब लिंक्डइन का कंटेंट इन द सेंस बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया। हम्म अब लिंक्डइन में काफी सारे टूल्स के साथ आ रहे हैं, लाइक अब पेड एड्स हो गए हैं, यू कैन एक्चुअली पे लिंक्डइन टू प्रमोट समथिंग, और ये सब बहुत सारी चीजें हो गई है। और हम्म अब जो डेली पोस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन उनको ज्यादा पुश कर रहा है। हम्म तो अब जो ऑर्गेनिक रीच है, जो हम पर से बोल सकते हैं, वो थोड़ी सी घट चुकी है। दैट मीन्स आपका सिर्फ कंटेंट अच्छा होने से ही काम नहीं चलेगा, यू हम्म हैव टू पुश इट कंसिस्टेंटली। मतलब अगर आप इस हफ्ते लेट्स से मंडे को एक्टिव हो या वेडनेसडे को एक्टिव हो, यू हैव टू बी दैट फॉर लाइक वीक्स। मैं डेज की भी नहीं बात करी, वीक्स मंथ्स लग जाते हैं आपको एक ब्रांड बिल्ड करने में लिंक्डइन पे। तो हम्म। आई गेस लिंक्डइन इज बिल्डिंग योर ब्रांड हार्ड वे, बट लो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फुल फ्लेज बिजनेस चलाया जा सकता है, एंड पीपल Perfect. आर डूइंग दैट। Yeah, people are doing that. The main reason of me asking this, क्योंकि uh, there is देर इज अ सेइंग कह लो, या एक ना डिजाइन का ना एक बेसिकली ये तरीके से होता है कि पीपल स्टार्ट फॉलोइंग पीपल, क्या ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं देख रहा था कि भाई आज से 1 2 साल 3 साल पहले, ठीक है, पीपल आर मोर टूवर्ड्स द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपवर्क, फाइवर और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड दे आर लाइक डिफरेंट ऑडियंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं अगर ये बोलूँ कि भाई कुछ 100 डिज़ाइनर्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वाले हैं, तो तकरीबन 100 डिज़ाइनर्स जो लिंक्डइन के हैं, और 100 डिज़ाइनर्स हैं जो कि अपनी सर्विसेज अलग किसी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा भी आपने बताया कि लिंक्डइन किस तरीके से चलता है और किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को सिर्फ डिज़ाइन बना के दे दो, बिकॉज यू नीड टू सेल योर स्टफ एज वेल। क्योंकि अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ रीब्रांडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसके कवर के नीचे अपना नाम लिख दिया, ठीक है, या वो आपके आपके बारे में कोई पोस्ट करेगा, ठीक है। सो यू नीड टू मार्केट योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। अब एक और सवाल इससे आता है, a lot of people या a lot of designers are doing different work, ठीक है। उसके अंदर सोशल मीडिया होता है, उसके अंदर ब्रांडिंग होती है, उसके अंदर अलग 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 प्लेटफॉर्म्स होती हैं, कोई कोई जो है वो प्रिंट मीडिया देख रहा होता है, कोई डिजिटल कैंपेन्स देख रहा होता है, ठीक है। सो अगर एक बंदा, ठीक है, बिकॉज यू राइट नाउ इज मोर लाइकली अ लिंक्डइन डिजाइनर, ठीक है, जो कि अपनी सर्विसेज लिंक्डइन पे अपनी सर्विसेज भी बेच रही है, और उन जो जिन लोगों को उसके साथ उसने काम करा है वो उनको भी प्रमोट करती है ताकि उससे रिटेंशन आए, और ठीक है। सो हाउ डू यू मैनेज योर पोर्टफोलियो, ठीक है। इज इट समथिंग कि LinkedIn designing is something that you are doing full fledged, या is it something कि यार LinkedIn design तो है साथ साथ, but you are also filling up your portfolio with social media, filling up your portfolio with other things, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी को LinkedIn branding push करें, ठीक है, और क्लाइंट आपके पास आता है, तो उसकी रिटेंशन के लिए हो सकता है वो आपको 1 महीने बाद बोले कि यार ठीक है, LinkedIn branding तो ठीक है, नाउ आई वांटेड टू डू ओवरऑल सोशल मीडिया,
ठीक है, कैन यू डू दिस सर्विस एज वेल? सो हाउ डू यू मैनेज योर पोर्टफोलियो? क्योंकि एज माई सेल्फ आई नेवर बीइंग इन टू दैट थिंग कि मुझ मैंने आज तक कभी किसी मैंने जो भी ब्रांडिंग करी अपने लिए करी, ठीक है, आई नेवर मेक इट अ बिजनेस बिजनेस आउट ऑफ इट, क्योंकि हो सकता है शायद मैंने इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट नाउ अब मैं देख रहा हूँ ना लॉट ऑफ पीपल जो कि डिजाइन रिलेटेड फील्ड से भी नहीं है, वो चाहते हैं कि यार उनका ओवरऑल जो लिंक्डइन है ना वो अच्छे तरीके से दिखे, कि एटलीस्ट वो जो भी बात बोल रहे हैं, ठीक है, लोग उसको प्रोफेशनल रखें, ठीक है। तो हाउ डू यू मैनेज योर पोर्टफोलियो? ठीक है, इज इट समथिंग जो कि आप लिंक्डइन के साथ साथ भी कर रहे हो, तो और इज इट समथिंग यू आर नाउ ओनली फोकसिंग ऑन लिंक्डइन ब्रांडिंग या समथिंग लाइक दैट? ठीक है, तो आई गेस जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज मोर ऑफ लिंक्डइन फोकस्ड, क्योंकि मैं वहीं से कंटेंट पुश करी थी। और मैंने देखा कि लोग भी, मतलब पहले तो लोग मुझे समझते कि मैं सिर्फ लिंक्डइन बैनर बनाती हूँ, कि सिमरन बहुत अच्छे लिंक्डइन बैनर बनाते हैं। सो आई वाज लाइक, ठीक है, मतलब जिस तरीके का कंटेंट तुम डालोगे, हम्म। तो वही समझेंगे कि तुम वही करते हो। मुझे ये समझ में आया इस चीज से, कि यूजुअली लोग पूछते थे ना कि तुम क्या करते हो, तो अगर लिंक्डइन पे जिस तरीके का तुम कंटेंट पुश आउट करोगे ना, या जिस तरीके का कंटेंट तुम कंज्यूम करोगे, लोग वही समझने लग जाएंगे कि वो तुम्हारा नीश है। तो वहां से आई वाज लाइक, लिंक्डइन लिंक्डइन ब्रांडिंग है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि लिंक्डइन पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत साल से लिंक्डइन पे, लाइक लिंक्डइन हैज लाइक 1 बिलियन यूजर्स, सिर्फ 1% ही एक्टिव है। दैट मीन्स 99% ऑफ पूल आपका एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो लिंक्डइन पे है ही नहीं। तो इसका मतलब जो आपका बिजनेस का स्कोप है वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेग्लिजिबल है, पर यहाँ से मैंने सोचा कि एक्सपैंड करना बहुत जरूरी था। और ऊपर से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी इमीडिएट नीड नहीं थी कि मुझे लिंक्डइन ब्रांडिंग करनी ही करनी है। लाइक लोगों के लिंक्डइन बैनर्स लाइक 10 to 20 ईयर सेम ही रहे हैं। तो अगर अगले दिन वो नहीं चेंज होगा, इट्स नॉट गोना मेक अ मेजर डिफरेंस अनलेस तुम अपनी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग रखो। तो ये चीज काफी सारे फैक्टर्स थे जिसने, जो मैंने सोचे अपने बारे में और बिजनेस मॉडल के बारे में, एंड आई वाज लाइक नो, वी गॉट एक्सपैंड। तो फिर वहां से हमने फुल फ्लेड्ज डिजाइन सर्विसेज किया और लिंक्डइन को एज अ लीड मैग्नेट रखा। हम्म। तो बेसिकली हमारा मॉडल ये था कि हम या क्लाइंट्स हमें जाने लिंक्डइन ब्रांडिंग के थ्रू, दे गिव अ टेस्ट, कि अगर उनको अच्छा लगा कि हम अगर उनको लिंक्डइन पे ब्रांड कर सकते हैं, हम अगर उनकी स्टोरी टेल कर सकते हैं एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, और वहां से हम उनको एक्सपैंड करते हैं सर्विस एट। अगर आपको वेबसाइट करनी है, आपको लोगो करनी है, तो दैट इज ऑल्सो कोर ऑफ द बिजनेस। पर बेसिकली लिंक्डइन इज वेयर वी अट्रैक्ट देम। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को पूरा डिवाइड किया। परफेक्ट। अब ये चलो अच्छा है कि आपने लिंक्ड अभी हम लिंक्डइन पे इसलिए ज्यादातर लिंक्डइन और डिजाइन फोकस ज्यादा इसलिए कॉन्वर्जेशन रख रहे हैं क्योंकि एज यू टोल्ड मी कि आपका 90% 95% बिजनेस चलता है लिंक्डइन की वजह से, ठीक है। हम्म। आई हैव अनदर टॉपिक टू डिस्कस, बट उससे पहले एक टॉपिक जो डिजाइन और लिंक्डइन के लिए काफी इंटरलिंक करता है, वो ये करता है कि भाई नाउ कैनवा, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल नाउ यूजिंग कैनवा, ठीक है। मी एज अ लेमैन नाउ आई एम ओनली डिस्कसिंग दिस क्योंकि मेरा अपना इस पे भी सेइंग है, क्योंकि बीइंग अ डिजाइनर आई टोटली अंडरस्टैंड कि यार कैनवा इज अ गुड टूल, ठीक है, बट इट्स फॉर अ वेरी डिफरेंट नीश, ठीक है, इट्स फॉर पीपल हु वांट्स टू डू थिंग्स ऑन द गो, ठीक है। इट्स लाइक के ठीक है यार, बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है तो अभी जो बिरयानी मिल जाए वो खा लें। इट्स नॉट समथिंग कि हम्म। यार मैं प्लान करके किसी रेस्टोरेंट जाऊंगा और वो रेस्टोरेंट जो है बहुत एक्सपर्ट है बिरयानी बनाने में, एंड वाइस वर्सा। सो हाउ यू थिंक कि क्योंकि ऐसा तो होगा, क्योंकि बहुत मर्तबा मेरे अपने एक्सपीरियंस में और मैंने लोगों से देखा है कि यार पीपल यूजली जज यू एज इन के ठीक है यार, व्हाई आर यू चार्जिंग दिस मच, दिस कैन बी डिजाइन इन कैनवा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, 10-15 डॉलर की सब्सक्रिप्शन में मैं खुद कर सकता हूँ। सो हाउ यू केटर दैट थिंग? इज इट समथिंग दैट इज ऑल्सो बिकमिंग व्हाट यू से अ स्टॉपर इन योर बिजनेस, जहाँ पे लोग आकर कहते हैं कि ठीक है यार, आई वांट टू टेक द सर्विस बट ये सर्विस बहुत महंगी है, या ये सर्विस की क्यों जरूरत है? कि अगर हमारे पास कैनवा है, क्योंकि आई एम प्रीटी मश्योर आप कैनवा पे भी बहुत सारे ऐसे टूल्स कह लें या उसको प्रीसेट्स आ गए होंगे जो कि लिंक्डइन का कवर बना लेते हैं, ठीक है। बट फिर भी एज अ डिजाइनर हमें पता चल रहा होता है कि यार दिस इज समथिंग जिसके पीछे एक थॉट प्रोसेस एक डिजाइनर ने डिजाइन करा है, और दिस इज समथिंग, it's a template base. So how you process that thing? Is it Canva is something your direct competitor जिसमें आपको ये बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं भाई इस तरीके से है, इस तरीके से काम करता है? So what's your thought on it?
एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, कैनवा एक डिजाइनर, एक अच्छा डिजाइनर, या मैं ये बोलूंगी बेसिक डिजाइनर ये बता सकता है कि वो कैनवा से बनाया गया है या टेम्पलेट बेस्ड है, हम्म। या उसमें थोड़ा थॉट प्रोसेस डाला गया है। तो डेफिनेटली, स्पेशली अब कैनवा के जो नए फीचर्स आए हैं, कैनवा मतलब एआई के थ्रू हम डिजाइन जनरेट कर सकते हैं, और काफी सारे नए अपडेट्स आए हैं लेटेस्ट लेटेस्ट कैनवा के, वो चीजें आसान कर रहा है। पर आई गेस वो एक दूसरा रीजन भी दे देता है। मैं मतलब पिच करने के टाइम पे हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन बताते हैं, देखो दिस इज व्हाट कैनवा कैन प्रोवाइड यू। कैनवा एक ऐसा टूल है जो सबके पास एक्सेसिबल होता है, और कोई भी, आई गेस मेजोरिटी ऑफ डिजाइनर्स मेरे साथ ये अग्री भी करेंगे कि ज्यादातर क्लाइंट को एडिटेबल टेम्पलेट्स चाहिए होती है। मतलब एक हम्म। बार हमने डिजाइन दे दिया और वो उसको बार बार रीयूज कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। फिग्मा हो गया, अडोबी हो गया, ये सारे टूल्स क्लाइंट को नहीं आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको कैनवा ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि हम कैनवा को ही यूज करें। अब आता है उस बात पे कि वो बना सकते हैं ऑलरेडी, तो उनको हमें हायर करने की क्या जरूरत है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन दिखाती हूँ, ये दिस इज व्हाट टेम्पलेट्स कैन प्रोवाइड यू, दिस इज व्हाट अ डिजाइनर कैन प्रोवाइड यू। और उसका कन्वर्जन रेट क्या होता है, क्या फर्क आता है उसमें, कितना पर्सनल और कस्टमाइज है तुम्हारी ब्रांडिंग के, हम्म। और बेसिकली क्या थॉट प्रोसेस है। क्योंकि अब काफी सारे लोगों को ये भी पता चल चुका है, पीपल कैन आइडेंटिफाई कैनवा टेम्पलेट्स, वो बहुत इजी हो चुका है। इतना ज्यादा रिपीट हो चुके हैं वो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैनवा की टेम्पलेट्स बहुत लिमिटेड हैं, उन्होंने काफी सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं उसमें, पर वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुमने क्या टेम्पलेट से बनाया। तो आई गेस हमारा स्कोप है, पर इसको मैं पॉजिटिव वे में स्पिन करती हूँ। ये एक ज्यादा रीजन हो जाता है हमारा कि क्यों तुम हमें चूज करो, बिकॉज हम्म। बेसिकली टेम्पलेट डिजाइन तुम्हें ये XYZ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा डिजाइन कुछ और प्रोवाइड कर रहा है। तो एक ये बहुत अच्छा कंपैरिजन बन जाता है। आई मीन एज अ डिजाइनर यू शुड डेफिनेटली गिव ऑप्शंस टू द क्लाइंट्स। एग्री एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस, क्योंकि अ, ऐसा नहीं है कि कैनवा पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी समझना होता है, बीइंग अ डिजाइनर यू आर नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, यू बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर अ पर्सन और फॉर अ ब्रांड। ठीक है, अब उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेम्पलेट का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गो पुट योर टेक्स्ट एंड एक्सपोर्ट द जी जेपैग्स और पीएनजी। अब उसमें क्या प्रोपोर्शन है, किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है, आप शायद इतना दिमाग नहीं लगाते हो अनलेस और अनटिल यू यू हायर डिजाइनर और समथिंग। आई एम टोटली एग्री विद दिस कि अगर आप चाहते हो तो आप इन सर्विसेज को और इन प्लेटफॉर्म्स को अपने पॉजिटिव में यूज कर सकते हो, एंड यू कैन गिव योर वाउच टू इट कि भाई ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट इफ यू आर डूइंग द अदर वे अराउंड तो उसमें आपको फायदा होगा। लेट्स लेट्स टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली कि ठीक है यार, क्लाइंट्स को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड हो जाती हैं, but how you do that? A lot of designers, a lot of people reach out to me, okay, and they say, "Okay, how we can get clients on over LinkedIn? How we can how we can get clients और ऑन ओवरऑल प्लेटफॉर्म?" ठीक है, क्योंकि हर बंदे का मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ना ट्रायल एंड एरर वाला थिंग है। इट्स नॉट लाइक कि आज आप अपनी, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि सिमरन ने आज अपने आप को ब्रांड करा कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एंड द नेक्स्ट डे सिमरन उठेंगी तो लिंक्डइन पर उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा होता है ना, क्योंकि टिल द डेट मैं इसको इस तरीके से देता हूँ कि डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग स्टिल इज ऑन द पॉइंट जहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जिन लोग को इसकी इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है, rather देन कि इट्स नॉट अ वाइट कॉलर जॉब कि ठीक है लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स टूल हो लेकिन वो शायद लोगों को नहीं पता। इन चीजों के लोगों को पता है तो लोगों के पास कंपैरिजन ज्यादा रहता है। बट जब आपने स्टार्ट करा, ठीक है, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड यू स्टार्टेड इन अ ग्राफिक डिजाइनिंग, सो हाउ इज योर जर्नी इज लाइक? आपने क्लाइंट को किस तरीके से पहचान करना शुरू करा? आर यू समवन जो कि म, क्या कहते हैं, एक क्लाइंट पे काम करा और फिर कोशिश करी कि उनसे और क्लाइंट मिले? ठीक है, या आप ये कहते हो कि यार ठीक है मैं पुश करूंगी अपनी तरफ से और फिर उसके बाद लीड जनरेट होंगी? पर आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है क्लाइंट ऑन बोर्ड करने का, करते कैसे हो? फिर वो लिंक्डइन की बात की जाए या किसी भी और प्लेटफॉर्म की बात की जाए, क्या आप एड्स रन कर रहे हो? ठीक है, क्या आप ऑर्गेनिक ब्रांडिंग पे मैटर करते हो? ठीक है, और क्या स्ट्रैटेजी होती है आपकी, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ठीक है, क्लाइंट्स का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बैठे बैठे क्लाइंट्स मिलते हैं, यू नीड टू वर्क फॉर इट एज वेल। नहीं नहीं,
बिल्कुल काम तो करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस है, डिजाइन हो गया, कोई भी बिजनेस होगा, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ठीक है। पर मैं ये बोलूंगी कि डिजाइन सिंस अब कितना इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो आपको स्टैंड आउट करना बहुत जरूरी है। हम्म। तो चलो अगर लिंक्डइन की बात करते हैं, लेट्स से अगर आप एक नए डिजाइनर हैं, आपने अपना प्रोफाइल बनाया, आपने अपनी अच्छे से ब्रांडिंग की, एंड आप अपना लीड्स लेकर आना चाहते हैं, तो आई गेस फर्स्ट 2 to 3 months आपको डेफिनेटली कंटेंट कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज क्रिएटर्स, एज आर्टिस्ट, आप जितना कंटेंट कंज्यूम करेंगे उसी हिसाब से आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम्म। तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में तो एक अथॉरिटी बिल्डिंग या अपनी नीश बिल्डिंग करना है, जहाँ पे लोग आपको जान रहे कि आप करते क्या हो। तो उसमें आप अपना जो एग्जिस्टिंग, आप अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है वो डाल सकते हो, अगर नहीं है कोई बात नहीं, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है उनको रीब्रांड करो, अपने स्किल सेट्स दिखाओ, अपना यूनिकनेस दिखाओ, अपना कॉन्टेक्स्ट दिखाओ, अपना स्टाइल दिखाओ कि आप कैसे कर सकते हो। हम्म। बहुत सारे डिजाइनर्स आजकल अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, इन सबको रीब्रांड कर रहे हैं। कोई कुछ लोग फिग्मा पे बना रहे हैं, कुछ लोग वही चीज कैनवा पे बना रहे हैं, एंड इट इज लिटरली गोइंग वायरल और ट्रेंड कर रहा है। और वो देखने में भी अच्छा लगता है। लाइक अगर मैं एक रीडर हूँ या मैं एक व्यूअर हूँ, अपने आप को एक व्यूअर के शूज में डाल के देखो कि क्या वो, अगर आपका कंटेंट देखेंगे, क्या उनको समझ में आएगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या उनको समझ में आएगा कि आपका कंटेंट कितना सिंपल है, क्या कंज्यूम करना चाह रहे हो। ताकि इस फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको डायरेक्ट सेलिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंटेंट पुश करना है, ताकि लोग जाने कि आप इंडस्ट्री में क्या करने आए हो, और आपका नीश क्या है, और आप क्या बिल्ड करना चाह रहे हो। एक बार वो हो जाता है, दैट मीन्स अब आपको आफ्टर 3 मंथ्स आपको पता है कि आपकी ऑडियंस आपको जानने लगी है, वो आपको एज ए डिजाइनर देखती है। अब वहां से क्या है, आपको इनबाउंड लीड्स अपने आप ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा बिजनेस प्योरली अभी इनबाउंड लीड्स पे चलता है, नो आउटबाउंड, नो एड्स। हाँ, मैं थोड़ा बहुत फिजिकली इवेंट्स पे जाती हूँ, तो वो थोड़ा रेफरल बेस्ड भी हो जाता है। पर ऐसा बोलूंगी तो 70% कंटेंट से ही इनबाउंड लीड्स आ रहे हैं। तो परफेक्ट। दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने 6 मंथ्स कंटेंट क्रिएट किया और कंटेंट कंज्यूम किया टू रीच टू दिस लेवल। अगर आप सोच रहे हो कि आज मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल कर दी, कल लीड्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। अगर है तो प्लीज बताएं मुझे, क्योंकि मुझे ये अगर करने में अगर 6 महीने अगर लगे। अगर अगर ऐसा शॉर्टकट है तो फिर तो मैं चाहूंगा कि सब बताएं, बट थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस। क्योंकि होता क्या है कि कभी भी आप किसी से बात कर रहे होते हो या कभी भी आपको लोग रीच आउट कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये बड़ा, उनको ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग जो कि ओवरनाइट हो गया। ठीक है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी फील्ड के अंदर ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, फिर वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो या दुनिया की कोई भी फील्ड हो। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप किस तरीके से अपने आप को सेल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो वाइस वर्सा स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत मतलब ऐसा होता है, लोग मेरे पास आते हैं और लोग मुझसे कहते हैं कि आप फ्रीलांसर कैसे, मतलब आप फ्रीलांस करते कैसे। और मैं कभी कभार खुद भी सोचूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि बस ठीक है यार, मैं तो लेटा हुआ था, एकदम से कॉल आई कि हमें ये काम करवाना है, वाइस वर्सा इस तरीके से। बट वो एक पूरा प्रोसेस होता है जो पिछले कोई 3 4 5 साल से मैं कह रहा हूँ। एज यू सेड कि वो पिछले 6 7 महीने से जो आपने पूरी एक एक अलायंस बनाई होती है अपनी, तो लोग वो कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं। और हो सकता है कि 6 महीने पहले किसी ने आपका काम देखा हो, उसको तब आपकी जरूरत ना हो, और 6 महीने बाद उसको याद है कि ठीक है, नाउ आई वांट टू रीब्रांड माई लिंक्डइन, तो व्हाई नॉट आई गो टू सिमरन एंड आस्क फॉर हर फॉर द डिजाइन थिंग। ठीक है। ठीक है, इससे जो सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, व्हेन यू आर समवॉट अ डिजाइन फ्रीलांसर। अब अगर मैं कहूँ कि अभी आप भी एक फ्रीलांसर ही हो, तो थोड़ा सा अपर लेवल पर हो, क्योंकि नाउ यू आर मैनेजिंग द टीम एज वेल। बट स्टिल यू आर अ फ्रीलांसर, यू आर नॉट समथिंग के जहाँ पे आपके पास रिटेनर बेस्ड क्लाइंट है जो कि सालों से जिनके पास आप काम कर रहे हो। ये देर माइट बी, बट लेट्स डिस्कस के एक फ्रीलांसर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही होती है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग अ 9 to 5। ठीक है, और हर महीने की 30th को यू आर नॉट गेटिंग अ पे। ठीक है, और फिर आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना होता है। दैट इंक्लूड योर लाइसेंसिंग, दैट इंक्लूड योर ओवरऑल इक्विपमेंट कॉस्ट, अगर आपके पास कोई टीम है तो उस तरीके से। सो देयर आर टाइम्स इट्स लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सही है। तो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट थिंग, हाउ डू यू मैनेज दैट थिंग? आर यू समवन, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको फ्रीलांसिंग में मसला होता है, वो इसलिए होता है कि दे गेट अ गुड पेइंग क्लाइंट। ठीक है, वो उससे पैसे लेते हैं, उसका काम करते हैं, एंड दे use all the money, and they are still on the zero level, and they are starting thinking कि अब दोबारा क्लाइंट आएगा तो हम दोबारा पैसे कमाएंगे। बट ऑब्वियसली अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं एंड यू वांटेड टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे साल के 12 महीने आपके पास पैसा आता रहेगा।
ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अ, आप जो सर्विसेज जिन प्राइसिंग पे बेच रहे हैं वो पूरे साल बेचेंगे। यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट, क्योंकि आपको कभी ना कभी कोई कैंपेन लॉन्च करनी पड़ती है कि ठीक है यार, अब मैं अपनी डिजाइन सर्विसेज 20% ऑफ पे दे रही हूँ, या मैं अपने प्राइसिंग को रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको इकोनॉमिकल सिस्टम भी समझना होता है। इट्स नॉट लाइक कि सिमरन अगर फ्रीलांसर बन गई हैं तो सिंगापुरियन गवर्नमेंट जो उनको कहेंगी कि वाह यू आर नाउ फ्रीलांसर, नाउ हम आपको पैसे देंगे। तो हाउ डू यू डू योर रिस्क मैनेजमेंट? क्योंकि लोगों को बड़ा ये ऐसा लगता है कि बीइंग नॉट बीइंग अ फ्रीलांसर, बट इफ यू आर डूइंग प्रोजेक्ट्स तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास हमेशा पैसा है, ठीक है, आप जब चाहें जो भी चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। सो हाउ डू यू डू द रिस्क मैनेजमेंट फॉर योर सेल्फ? एनी टिप्स एंड एडवाइस जो कि अब लोग आएंगे जो लोग करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, व्हाट्स द टिप्स फॉर फ्रॉम यू एज अ रिस्क मैनेजमेंट थिंग? हाँ जी, बिल्कुल। आई गेस फ्रीलांसिंग में आपके लिए बिजनेस और मार्केट दोनों बहुत वोलेटाइल रहता है। हम्म। तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो लेट्स से एक सिनेरियो हुआ जहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट आया, आपको हाई टिकट क्लाइंट है, तो आपको लगा 1-2 महीने का आपका जो ऑप्स का कॉस्ट है और जो आपको कमीशन है और बेसिकली जो सैलरी वगैरह वो सब मैनेज हो गया। तो उसके बाद आप दोबारा से वही लूप पे स्टक हो जाओगे, दोबारा क्लाइंट्स ढूंढने, दोबारा लीड्स, क्लाइंट्स भी नहीं, लीड्स ढूंढने हैं पहले, फिर उनको कन्वर्ट करना है, तो एक बहुत हम्म। लंबा प्रोसेस होता है। और डिजाइन में मैंने ये देखा है कि यहाँ पे सेल्स साइकिल का कोई फिक्स टर्म नहीं है। यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स होंगे जो इमीडिएट बेसिस पे भी आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि अभी हमें 1 हफ्ते में लोगो चाहिए, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको असेस कर रहे हैं, 6 मंथ्स तक आपका कंटेंट देख रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद देर लाइक अब हमारे पास प्रोजेक्ट है और अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम्म। आप जो लीड्स ला रहे हो वो बेसिकली आप पूरी पाइपलाइन बिल्ड कर रहे होते हो फॉर अ वाइल। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, या मेरे साथ भी हुआ है, जहाँ पे 1-2 महीने तक लीड्स नहीं रहते, कोई एक्टिव लीड्स नहीं है, कोई एक्टिव क्लाइंट्स नहीं है। तो उस वक्त मैं कैसे मैनेज करती हूँ, आई गेस जो हाई टिकट क्लाइंट है आप उसको वन टाइम मत देखो। आप हमेशा ये चीज करो कि आप उसको लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, वो वेबसाइट लॉन्च कर रहा है, वो वेबसाइट जैसे क्लोथिंग ब्रांड के लिए। अब अगर वो क्लोथिंग ब्रांड कर रहा है तो वो आगे उसको सोशल मीडिया के लिए भी चाहिए होगा, आगे उसे वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए भी एडिट्स चाहिए होंगे, क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड में डेफिनेटली अगर शॉपिफाई में बना रहा है, कहीं भी बना रहा है, वो मैनेजमेंट करने के लिए उसको चाहिए होगा। तो आप हम्म। इस तरह के प्रोजेक्ट्स, मैं ये नहीं बोलूंगी प्रोजेक्ट्स ढूंढो, पर आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करना आना चाहिए एक प्रोजेक्ट को। तो वहां पे आप क्लाइंट को पिच कर सकते हो, हम आपको मंथली मेंटेनेंस दे सकते हैं। तो वहां से आपकी मंथली इनकम जनरेट हो गई। तो बेसिकली आपने एक वन टाइम क्लाइंट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेच कर दिया। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो आपको सिर्फ लोगो के लिए टेस्ट करता है, कि लोगो यूजुअली मैं ये बोलूंगी कि ट्रायल टेस्ट होता है क्लाइंट्स के लिए, कि अगर इन्होंने हम्म। लोगो अच्छा बना लिया तो हम इनको आगे देंगे। और हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलो कि वो आगे पिच करें, अपने रेफरल्स दें, आपका काम पिच करें और ऐसे। और बहुत सारे डिजाइनर्स एक ऐसा बिजनेस मॉडल भी रन करते हैं जहाँ पे आप उनकी सर्विसेज शेयर करो, वो आपकी सर्विसेज शेयर करेंगे। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट, और बार्टर दोनों के लिए सिस्टम। विन विन सिचुएशन। हाँ जी। तो ये 2-3 चीजें डिजाइनर्स आज की डेट में ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आप वो क्लाइंट को के साथ एक एसोसिएशन या एक रिलेशनशिप बना लो, एक बिजनेस रिलेशनशिप, कि भाई अगर आपको डिजाइन चाहिए होगा आप हमारे पास ही आओगे, अगर आप हम्म। कोई कोच हो या कुछ बिजनेस रन कर रहे हो तो हमारे पास कोई होगा, हम उनको आपके पास ही भेजेंगे। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि एटलीस्ट ये एक्स नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे पक्के हैं, या ये हमारे पास लीड्स लेकर ही आते हैं हमेशा। तो और कभी कभी अगर नहीं आ रहे हैं तो आई गेस नए क्लाइंट्स ढूंढना इट्स ऑलवेज गुड। पर डिजाइन में मैं ये बोलूंगी कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स रखना ही एक सस्टेनेबल वे है आगे रहने का, अनलेस आप कुछ ऐसा, अगर आप बहुत नीश डिजाइनिंग करते हो, जैसे कुछ लोग सिर्फ लोगो डिजाइन करते हैं, तो फिर उसके बाद तो यूजुअली वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें लोगो खत्म हो गया, लोगो डिजाइन कर दिया और उसके बाद खत्म, क्योंकि वो आगे एक्सपैंड नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपका नीश ही लोगो डिजाइनिंग है। तो वहां पे आप मास लीड्स या मास क्लाइंट्स पे देख रहे हो, तो जहाँ पे आपको बहुत सारे लीड जनरेट करने पड़े। तो आई गेस उन सब डिजाइनर्स को जो इनके ये नीश होते होंगे, उनको थोड़ा रिस्क ज्यादा होता होगा वर्सेस वो डिजाइनर्स जो फुल फ्लेज पैकेज देते हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ इतना ज्यादा नीश में जाओ, आप कुछ कुछ एड ऑन सर्विसेज भी दे सकते हो, ताकि वो आपका बिजनेस या आपका जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो जाए। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट।
कम अप टू अनदर थिंग दैट इज गोइंग इन माई माइंड। अभी आपने कुछ टाइम पहले बताया कि यार एंगेजमेंट बहुत जरूरी होती है, कि किस तरीके से आप एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, तो ठीक है। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है एंगेजमेंट की डेफिनेशन हर बंदे और हर कंटेंट क्रिएटर की अलग होती है। देर आर पीपल हु आर मोर रिलेटेबल टूवर्ड्स के यार हम क्वालिटी कंटेंट डालेंगे, क्वांटिटी जरूरत नहीं है। देर आर पीपल हु लाइक्स बोथ, एंड देर आर पीपल वो कहते हैं कि ठीक है नहीं यार, कुछ भी हो लेकिन क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये कि व्हाट्स विच वन इज यू। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग, now it comes to the collab part. A lot of time we are seeing that designers are collaborating with other designers, not for any project or something, maybe जो कि हम अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, the main idea of having this gupshup is to connect same professional from around the world और उनका thought process समझे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई उसके अंदर हम यही बताना चाह रहे हैं कि भाई दो अलग अलग रीजन्स पे बैठे हुए डिजाइनर्स भी एक थॉट प्रोसेस से चल रहे होते हैं, बट उनके डेमोग्राफिक्स अलग होते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि अभी पता चले भाई सिंगापुर में अभी जो है ज्यादातर लोग जो है वो लिंक्डइन रीब्रांडिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि यूएई में भी लोगों को करवानी है, तो सिमरन की केटर मार्केट यूएई भी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं मोशन डिजाइन करता हूँ तो हो सकता है कि सिंगापुर में कोई बैठा हुआ डिजाइन कोई कोई बंदा है जिसको मोशन डिजाइन करवाने किसी किसी प्रोडक्ट के लिए, सो यू नीड टू कोलैब विद दिस। सो हाउ डू यू थिंक इन द एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि आपने अपना बिजनेस का मॉड्यूल सेम रखा, यू आर नॉट समवन जो कि लिंक्डइन पे भी फोकस कर रहा है और फाइवर और अपवर्क पे भी फोकस कर रहा है, यू आर फुली फोकसिंग ऑन लिंक्डइन and you are getting everything. So, what's your strategy on engagements? कोलैबोरेशन कितना आपके काम आती है? ठीक है, एंड व्हाट्स द पॉइंट कि आप क्या क्या सजेस्ट करोगे कि यार ये इतना फ्रीक्वेंटली या इसको इतना अच्छे तरीके से करेंगे तो ये आपके पॉजिटिव तरीके से आपके बिजनेस में हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये कहूंगी कि इंगेजमेंट आपके पोस्टिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर आप लिंक्डइन पे स्टार्ट ही कर रहे हो, तो मैं ये कहूंगी कि उस वक्त दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ज्यादा कंटेंट डालना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त आप चाह रहे हो कि आपके रीडर्स है, जितने नए रीडर्स है उतने ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो अगर हम्म। आपका आपका पोस्ट जो है फीड पे जितना ज्यादा दिखेगा, उतने ज्यादा इंप्रेशन आएंगे, उतना ज्यादा लोग कमेंट या लाइक करेंगे, और उतना ज्यादा रीशेयर किया जाएगा। तो अगर आप स्टार्ट करो लाइक विद इन 6 मंथ्स ऑफ योर जर्नी, मैं ये कहूंगी कि आप क्वांटिटी पे फोकस करो ज्यादा, जहां पे आप कंटेंट डाल रहे हो। हम्म। डेफिनेटली हर एक पोस्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, पर हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक वीक में कंटेंट डाल रहे हो, तो मैं ये कहूंगी कि एक अच्छा नंबर 3 to 4 टाइम्स अ वीक होता है। वीकेंड्स पे मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करूंगी, कि वीकेंड्स पे आपकी ऑडियंस ही एक्टिव नहीं होती है। लोग चिल कर रहे होते हैं और लोग बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मूड पे होते हैं, तो ये टाइम होता है जहाँ वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये सब प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब आपकी ऑडियंस ही नहीं है, तो आप कंटेंट डालोगे, फिर आप मायूस हो रहे हो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो सेंस नहीं बनता। तो वीक में आप 3 to 4 टाइम्स कर सकते हो। अब अगर 6 मंथ्स बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मुझे लोग जानने लगे हैं, मेरा कंटेंट पहचानने लगे, मेरी एक पहचान बन चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद आप रिड्यूस कर सकते हो, मे बी 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स अ वीक डाल सकते हो, और वहां पे आप फिर कंटेंट डाल रहे हो जो कन्वर्ट कर रहा है। अब ऑलरेडी आप एक कंटेंट डाल चुके हो जो आपके बारे में बताता है, आपके स्किल या एग्जीक्यूशन के बारे में बताता है। अब आप कोलैबोरेटिव कंटेंट डाल सकते हो, या आप ऐसा कंटेंट डाल सकते हो जहाँ पे आपकी केस स्टडीज आ रही है, कि आपने किसी की ब्रांडिंग या डिजाइनिंग करते किसी का ब्रांड कैसे चेंज किया। तो इस तरीके से तो आप क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का बैलेंस रख सकते हो। अब आते हैं जब आपको कोलैबोरेट करना है, तो आई गेस कोलैबोरेट करने के भी काफी सारे रीजंस होते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि आप पिक करो कि आप किसके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हो। अब जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके 1,000 फॉलोअर्स हैं, अब आप एक 12,000 या 20,000 या 60,000 वाले क्रिएटर को रीच आउट करेगा, तो डेफिनेटली वो फॉलोअर्स तो देखेगा, फिर वो देखेगा कि क्यों कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो आपके चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। तो जब आप स्टार्ट करो, तो आप डेफिनेटली एक बिगिनर लेवल के साथ ही कोलैबोरेट करोगे। तो वो कोलैबोरेशन में ऐसा बोलूंगी कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होती है। आप कोलैबोरेट करो, आप बेसिकली अपना कंटेंट उसके नेटवर्क में भी पुश कर रहे हो, तो उस तरीके की आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। पर जब यही चीज आप 6 मंथ इनटू द जर्नी करते हो, जब आपका एक अच्छा ब्रांड बिल्ड हो चुका है, आपके कुछ एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो चुके हैं, वहां पे आप उनके नेटवर्क को टैप कर रहे होते हो,
यहाँ से आपको लीड्स भी आती है। तो बेसिकली आप उनका नेटवर्क भी यूज कर रहे हो अपना कंटेंट दिखाने के लिए। तो आप एक बड़े कोच के साथ, बड़े बिजनेस ओनर के साथ आप डेफिनेटली कोलैब कर सकते हो, जहाँ पे आपका डिजाइन रहे, आपका डिजाइन शोकेस रहे और उनका कंटेंट रहे। तो काफी सारे कोचेस या बिजनेस ओनर्स को हम लोग पिच करते हैं एज डिजाइनर्स। तो बेस्ट चीज आप क्या पिच कर सकते हो कि मैं आपको कैरोसेल बना के दूंगा। उसको कैरोसेल बनाने के लिए बंदा चाहिए, क्योंकि उसका कंटेंट है नीश। उसका नीश होगा या तो ग्रोथ हो गया या लीडरशिप पे कुछ भी हो सकता है, और उसको एक डिजाइनर चाहिए और आप डिजाइनर के शूज फिल इन कर दो। तो बेसिकली ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है जहाँ पे दोनों की स्किल सेट्स यूज हुई। तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपको उसका नेटवर्क मिल गया टैप करने का, डेफिनेटली आपने अपनी डिजाइन स्किल्स उसमें शोकेस कर दी। तो आई गेस ये कुछ आइडियाज है जो मेरे लिए काम किए हैं सो फार। मैंने काफी सारे क्रिएटर्स के साथ, जिनके साथ मेरा, जो मेरी टारगेट ऑडियंस भी नहीं है, जो मेरी टारगेट कंट्री भी नहीं है, वहां तक भी पुश किया गया। तो इट एक्चुअली वर्क्स। Perfect. I think we. Hello? सॉरी। No problem, no problem. Uh, Thank you, Simran. I think we have covered a lot of topics, and this is too important because a lot of people nowadays trying different ideas कि हम किस तरीके से अपनी services को sell out करें. And by far, last 2 years, like 2024 and 2025 ongoing, LinkedIn is a very good platform क्योंकि उसमें फायदा ये होता है कि you are not only connecting with potential clients, you might be connecting with potential HRs. They might be because sometimes people nowadays looking for resource, not for like a full-time position. Maybe they are looking for someone as a freelancer or maybe something as a project-based thing. So as a matter of fact, कि जो भी चीज़ आपने highlight करी बहुत important थी. Um, and I'm pretty much sure that a lot of people will learn from it. Thank you so much for your time, Simran. I'm pretty much sure हमने जो जो चीज़ें cover करी हैं उससे लोगों को हेल्पफुल कोई इनकी पॉइंटर्स मिलेंगे और लोग उससे कोई ना कोई पॉजिटिव तरीके से अपने एक्सपीरियंस में उसको यूज़ कर सकते हैं